नादरीन, आप YouTube चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। अहम चीजें मैं आपके सामने रखता हूं। इसमें करप्शन के कुछ मामला हैं जो अब खुल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। पंजाब की 150 तहसीलों में जो है वो ठीक ठाक पैसा खर्चा गया, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा ने कहा था जब ये नई नई इक़्तिदार में आई थी कि मैंने सुथरा पंजाब का एक मनसूबा लेकर आना है। और सुथरा पंजाब के तहत इन्होंने कहा जी कि हमने पूरे सूबे की तमाम तहसीलों को और शहरों को बिल्कुल साफ कर देना है। और इसके ऊपर जो है वो एक कंपेन चलाई गई, बहुत सारा जो है वो तजावुज़ात हटाने का काम किया गया जी, कचरा भी उठाएंगे, ये सारी चीज़ें हुई। तो पता चला ये काम बहुत बड़ा है। उसके बाद प्राइवेट कंपनियां बनाने का सिलसिला शुरू हुआ, और ये काम माजी में शहबाज शरीफ साहब भी बहुत करते थे। और इन्हीं प्राइवेट कंपनियों में या साफ पानी वाली या दीगर जो थी वो हम माजी में प्रोग्राम करते रहे। मैं भी, अरशद शरीफ साहब भी, और बहुत सारे और सहाफ़ी भी ये करते थे। तो हम बताते थे कि इन कंपनियों के अंदर कैसे मामला ख़राब किए जाते थे। बहरहाल अब ये हुआ कि पंजाब में लोगों ने कंपनियां बनाना शुरू कर दी प्राइवेट, और ये ज़्यादातर कहा जाता है कि फ्रंटमैन थे, और फिर नून लीग का इनके साथ बड़ा ज़बरदस्त लिंक था। अब ये सुथरा पंजाब के लिए जो कंपनियां बनी, जिन्होंने पंजाब को साफ करना था, इनके पास अरबों रुपए के फंड चले गए। यानी हर माह जो है वो एक एक तहसील को 8 करोड़ 10 करोड़ मुबैना तौर पर, जो मेरा सोर्स है उसने कहा जी वो इतने फंड्स दिए जाते थे एक एक कंपनी को या एक एक तहसील के लिए। लेकिन किसी भी तहसील में वो काम नहीं हुआ। 1 साल गुजर गया इस सारी सूरत हाल को, और अभी तक तमाम तहसीलों में कचरा बदस्तूर पड़ा हुआ है। ये पैसा कहां गया? तो इसमें जो बताया जा रहा है कि इस पैसे का लगभग 70-80% हिस्सा खा लिया गया। यानी अरबों रुपए का पाकिस्तान को या पाकिस्तानियों को चूना लग गया है, और ये चूना 100 अरब रुपए से ज्यादा का है। ये लगा पंजाब में। अब इसके बाद इन्होंने सफाई का एक टैक्स लगा दिया जी, 200 रुपया महीना से लेके 5,000 रुपया महीना तक ये अब टैक्स लेंगे सफाई के नाम के ऊपर आवाम से, ताकि पैसा पूरा किया जाए कुछ ना कुछ करके, खजाने से जो पैसा इन्होंने निकाला। तो ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। अगर इसका एहतसाब किया जाए या इसका ऑडिट किया जाए कि जो पैसा सुथरा पंजाब के प्रोजेक्ट के अंदर डाला गया, ये कितना डाला गया, कैसे डाला गया, किस तरह गया, किन किन कंपनियों को मिला, उसके बदले में उन कंपनियों ने क्या काम किया, और वो काम देखा जाए, तो ये एक बड़ा स्कैंडल है जो आने वाले दिनों में पकड़ा जा सकता है अगर थोड़ी सी कोई तवज्जो दे। एस्टेब्लिशमेंट की नजर में मरियम नवाज के तमाम स्कैंडल जो हैं वो उनकी सर आंखों पे, और अभी वो किसी किस्म की कार्रवाई नहीं कर रहे, लेकिन आने वाले वक्त में ये कार्रवाइयां होंगी। नादरीन, ये जो बंदा पकड़ा गया जिसका ताल्लुक ब्यूरोक्रेसी से है, और ये आरओ के तौर पे फ्राइज भी सरंजाम देता रहा सियालकोट में, इस पे बिलाखिर रेहाना डार साहिबा का स्टेटमेंट भी आ गया है। ये इकबाल संघेड़ा इसका नाम है, और इसने एक हाउसिंग सोसाइटी के एनओसी के मामले पे इसके ऊपर एफआईआर हुई है। यानी एक हाउसिंग सोसाइटी का जो मालिक है उसने ये एफआईआर करवाई है, और इसके अंदर जो अमाउंट बनती है लगभग वो 20 करोड़ के आसपास बनती है, 15 से 20 करोड़ के बीच की एक अमाउंट है। लेकिन अभी तक जो मुबैना तौर पर इतलात आ रही है, कुछ रिपोर्ट भी हो गई है, क्योंकि पाकिस्तानी रवायती मीडिया इसको एज सच कोई ज्यादा रिपोर्ट नहीं कर रहा। लेकिन ये आदमी कोई 80 करोड़ के करीब की प्रॉपर्टीज का अभी तक तो ये कह चुका है कि जी ये मेरी है। और ये सिर्फ सियालकोट की दूध की मैं आपको बात बता रहा हूं। सियालकोट के बाहर इसके पास क्या है, इसके ऊपर से रिकवरी इससे हो रही है, और पुलिस करप्शन का पैसा इससे जो है वो एंटी करप्शन रिकवर कर रही है। अब ये जो सोसाइटी का मालिक है वो कहता है जी कि मेरी हाउसिंग सोसाइटी के एनओसी मनसूख किए, मामलात को चलाने के लिए हाउसिंग सोसाइटी का मालिक होटल के कमरे बुक करवाता रहा, और इकबाल संघेड़ा नकद रकम, गाड़ियां, घड़ियां, इमारतों के किराए में हिस्सा लेता रहा। लंदन में खातून के नाम पैसे मंगवाए। एफआईआर का मतन एंटी करप्शन में मुकदमा शहरी जाहिद जावेद के बयान पर दर्ज किया गया। अब नाज़रीन, एक और चीज मैं आपको बताता हूं। ये सोसाइटी वाला मामला एक शहरी ने दरखास्त दी थी, इसकी जरा तस्हीह कर दें थोड़ी सी आप। ये जो ब्यूरोक्रेट पकड़ा गया है ना, ये अकेला नहीं है, इसके थ्रू पूरी एक चेन है जो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट को पता चल गई है। और आपको पता है एंटी करप्शन हो जाए, नायब हो जाए, एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल करती है उसे, तो उन्हें पता चल गया इसमें कौन कौन शामिल है। और बहुत सारे लोग नरगे में आ गए। इसमें कोई ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, कोई पुलिस वाले भी हैं, और उनमें से कुछ ने जाके बयान भी दे दिए कि ठीक है जी हमने पैसे लिए थे। अब ये पैसा अगर मिला जुला के देखें फिर तो ये अरबों रुपए बनते हैं, लेकिन इससे जो रिकवरी होनी है वो 15 से 20 करोड़ होनी है। तो बाकी पैसा कहां जाएगा? बाकी पैसे के बारे में कहा जाता है कि वो खाने पीने का बंदोबस्त कर दिया गया। तो ये एक स्कैंडल है। इसमें ख्वाजा आसिफ साहब परेशान है मुख्तलिफ इतलात के मुताबिक, लेकिन रेहाना डार साहिबा खुश है, उनके साथ इसने ज्यादती की थी। रेहाना डार साहिबा कहती है कि अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है। एडीसीआर ने सियालकोट के अवाम का रिजल्ट बदला था। मैं 60,000 से ज्यादा वोटों से जीती थी, और पूरा सियालकोट नहीं बल्कि सारा पाकिस्तान भी जानता है कि ख्वाजा आसिफ को जिल्लत आमेज शिकस्त हुई। एडीसीआर ने अवाम के फैसले में खयानत की, और बुरी तरह हारने वाले ख्वाजा आसिफ को जाली फॉर्म 47 बनाकर उसकी जीत का ऐलान किया। मैंने अल्लाह की अदालत में
उस वक्त ही अपना मुकदमा पेश कर दिया था। अब एडीसीआर अल्लाह की पकड़ में है और ख्वाजा आसिफ भी अल्लाह की सजा से नहीं बचेगा। इन्होंने सियालकोट के अवाम के साथ फ्रॉड किया। एडीसीआर से बड़ा मुजरिम ख्वाजा आसिफ है, जिसने आज भी मेरी सीट पर धौंस, धांधली और फ्रॉड से कब्जा किया हुआ है। ख्वाजा आसिफ की नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, तस्वीरें वीडियो आ गई बीच में। सोशल मीडिया पे यही लोगों ने रोला डाल दिया कि ये दो वो लोग हैं जिन्होंने फ्रॉड किया और फ्रॉड के जरिए से बुजुर्ग खवातीन की सीटें छीनी है। एक ने रेहाना डार की सीट छीनी है और एक ने यास्मीन राशिद की सीट छीनी है, और दोनों खवातीन ने 50,000 से ज्यादा की लीड से इन दोनों रवायती सियासतदानों को शिकस्त दी थी और उन दोनों खवातीन को निशाने इबरत बनाया गया। उनसे सीटें छीन ली गई 2 नंबरी करके, फ्रॉड करके। तो लोग इनकी खासी दुर्गत बना रहे हैं सोशल मीडिया पे, बननी भी चाहिए जैसा इन्होंने जुल्म किया है। एक और स्कैंडल भी नाज़रीन अभी जो है वो आ सकता है आने वाले दिनों में, लेकिन एक बात खातिर आप जमा रखिएगा कि एस्टेब्लिशमेंट को करप्शन में किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं है। पाकिस्तान में करप्शन खत्म करने में एस्टेब्लिशमेंट ने अपना काम निकालना होता है। घी सीधी उंगली से निकले वो निकाल लेते हैं, उंगली टेढ़ी करनी पड़े वो उंगली टेढ़ी कर देते हैं। ये लोगों के करप्शन के केसेस या ये छोटी मोटी कमजोरियां, लोगों की वीडियोस, ऑडियोज, करप्शन के केसेस, ये एस्टेब्लिशमेंट अपने पास महफूज रखती है उस वक्त के लिए जब कोई बंदा आपे से बाहर हो या उस बंदे से कोई काम पड़ जाए। तो जब काम पड़ता है तो फिर ये उंगली टेढ़ी भी कर लेते हैं। ये उंगली टेढ़ी करने का थोड़ा सा इशारा आप समझ लें। एस्टेब्लिशमेंट को करप्शन से कोई मसला नहीं है। अगर एस्टेब्लिशमेंट को करप्शन से मसला हो तो चीनी और गंदम स्कैंडल में सबसे बड़ी करप्शन इस वक्त पाकिस्तान की अभी इस वक्त वो पड़ी हुई है। अगर एस्टेब्लिशमेंट को करप्शन से मसला हो तो NRO 2 भी ना देती और NRO 1 भी ना देती, जो इन्होंने दिया, बार बार दिया। बहरहाल ये जो MNAs का फंड्स में जो पैसा दिया गया उसका भी ऑडिट करवाया जाए तो बहुत कुछ निकलेगा और सुथरा पंजाब में, पूरे पंजाब में PMLN की कारकर्दगी निकल आएगी। तो ये बड़ा जबरदस्त एक मामला है जो सामने लाया जा रहा है। कुछ लोग कह रहे थे कि जी मोहसिन नकवी को वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाया जाएगा, और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मुमकिन ही नहीं है, ये कैसे हो सकता है, वो अकेला है, अगर उसको MNA बना भी देते हैं तो वो कैसे वज़ीर आज़म बनेगा। देखिए मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि अगर उसको MNA बनाकर वज़ीर आज़म बनाना मतलूब हुआ पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को, तो PMLN और पीपल्स पार्टी अच्छे बच्चों की तरह ये काम कर भी देंगे। अगर किसी को ये लगता है कि नवाज शरीफ इनकलाबी हो जाएगा या शहबाज शरीफ इनकलाबी हो जाएगा या जरदारी कहेगा कि नहीं ये नहीं हो सकता, तो ये जमीन आसमान का फर्क है इन बातों में, ये हो ही नहीं सकता। ये फौरी तौर पे मोहसिन नकवी को भी अपना वज़ीर आज़म तस्लीम कर लेंगे अगर इन्हें ऑर्डर आ गया तो, और ये इंप्लीमेंट ऐसे करेंगे कि आपको लगेगा जैसे सारा कुछ नेचुरल तरीके से हो रहा है। बहरहाल जब बनाना होगा मोहसिन नकवी को फिर, लेकिन मुझे अभी तो लगता है कि हनूज दिल्ली दूरस्त ऐसी कोई बात मुझे दिखाई नहीं दे रही। नाज़रीन मलिक रियाज साहब के बारे में जो खबरें छप रही है ना, मेरे पास बड़ी पक्की इंफॉर्मेशन आई है, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। एक तो मलिक रियाज साहब के एक रिश्तेदार हैं, ये उनके कजन वसीम साहब इनका नाम है, उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया, गिरफ्तार नहीं अगवा कर दिया गया, और ये शख्स जो है उसको लापता कर दिया गया है, इसका पता नहीं चल रहा। मलिक रियाज वालों ने बहुत कोशिश की होगी, हाथ पांव मारे होंगे, उनके भी बहुत ताल्लुकात हैं अंदर बाहर, उन्होंने हर तरफ कोशिश की होगी, लेकिन ये बंदा नहीं छोड़ रही एस्टेब्लिशमेंट और दबाव डाल रही है। और इस बंदे का कुछ लोगों ने मुझे बताया कि इस बंदे का मलिक से डायरेक्ट कोई उस तरह ताल्लुक है नहीं, लेकिन मुझे हुकूमती लोगों ने एक दो बातें कंफर्म की हैं जो मेरे सोर्स हैं गवर्नमेंट में। वो ये कहते हैं कि मलिक रियाज से हमें कुछ और नहीं चाहिए, और जो कन्वर्सेशन पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की और हुकूमत की मलिक रियाज के साथ चल रही है उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूं। मलिक रियाज से पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप जो है, वजीर आजम लेवल से लेके जरदारी लेवल तक और बाकी जो इंपॉर्टेंट लोग हैं, उन्होंने बराह रास्त राब्ता किया। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का बराह रास्त राब्ता मलिक रियाज के साथ है। ये अगर किसी को लगता है राब्ता नहीं है तो ये गलत बात है, मलिक रियाज के साथ इन सबका राब्ता है। मलिक रियाज को ये ऑफर दी जा रही है और बार बार दी जा रही है, और मैं आपको जो ऑफर के अल्फाज है वो बताने वाला हूं कि उसे कहा गया कि मलिक साहब ताड़ी चांदी हो जाएगी, तो उसी सिर्फ इमरान खान के खिलाफ गवाही दो आके कि इन्हें ताड़े को फायदा चुके हैं। तो इस पे मलिक रियाज ने इनकार कर दिया। अब चांदी हो जाएगा मतलब यह है कि ये करप्शन से तो एस्टेब्लिशमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी कोई बात नहीं है कि मलिक ने कोई करप्शन कर दी जिसकी वजह से सारी दुनिया यहां पे करते ही ऐसे काम है, जीबो गरीब तो काम हो रहे हैं पाकिस्तान में। तो ये करप्शन का मामला नहीं है, मामला है इमरान खान के खिलाफ गवाही का, और मलिक रियाज ने उससे इनकार कर दिया। और मुझे एक बंदे ने बताया कि मलिक रियाज ने हल्फन कहा है पाकिस्तान की हुकूमत को और एस्टेब्लिशमेंट को कि मैं आपको हल्फन कहता हूं कि इमरान खान ने मेरे से कोई फायदा नहीं लिया, और ना वो कोई जाती फायदा मेरे से लेना चाहता था, और ना मेरी और उसकी ऐसी कोई डील थी। ये मलिक रियाज ने बाकायदा गवर्नमेंट को और एस्टेब्लिशमेंट को बताया, और उसको जवाब ये दिया गया कि हमें पता है इस बात का,
लेकिन हमें गवाही चाहिए, आकर गवाही दो, आपको निकालना हमारा काम है मलिक साहब, और आपकी चांदी हो जाएगी पाकिस्तान में, सारी चीजें आपकी नॉर्मलाइज हो जाएंगी, बेफिक्र होकर पाकिस्तान में भी काम करो, बाहर भी काम करो, कोई नहीं छेड़ेगा। लेकिन मलिक रियाज ने कहा जी मैंने ये नहीं करना। मुझे ऐसा लगता है कि मलिक रियाज ने सारी जिंदगी पैसा कमाया और पैसे को एंजॉय किया, और अब मलिक रियाज को हादसाती तौर पर जब इस सूरत का सामना करना पड़ा तो उसने जब इनकार किया तो पाकिस्तानियों ने उनको इज्जत भी बहुत दे दी, और जब पाकिस्तानियों ने मलिक रियाज को इज्जत दे दी तो अब लगता है कि मलिक रियाज साहब को वो भी पसंद आ गई, और अब वो नहीं चाहते कि जनाब वो इमरान खान के खिलाफ झूठी गवाही देकर अपना नाम जो है वो ऐसे लोगों में लिखवा ले जो कंप्रोमाइज्ड हैं, कमजोर हैं और कौम उनसे नफरत करती है। बहरहाल फिलहाल तक की सूरत हाल ये मैं आपको ये बता देता हूं, लेकिन ये जो ऑफर की गई मलिक रियाज को, ये बिल्कुल ऐसे ही बात हुई है जैसे मैंने आपको बताई है, और ये ऐसा नहीं है कि निचले लेवल पे की गई है, एस्टेब्लिशमेंट का भी टॉप का लेवल और हुकूमत का भी टॉप का लेवल, ये नीचे वाले कोई नहीं, इन्होंने ऑफर की है। और मेरी इतला के मुताबिक अभी तक मलिक रियाज ने हामी नहीं भरी। और एक और चीज, जो यूएई की हुकूमत है वहां पे भी राब्ता किया पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने कि किसी तरह से मलिक रियाज को काबू किया जाए, लेकिन वहां की गवर्नमेंट ने भी पाकिस्तान की हुकूमत को घास नहीं डाली। यानी इन्होंने कोशिश की कि मलिक रियाज को किसी तरह से वहां पे दबाव डालें, उनसे बात करें, कोई रिक्वेस्ट करें, मलिक रियाज हमारे हवाले हो जाए, लेकिन उन्होंने इस मामले में, मलिक रियाज के मामले में घास नहीं डाली। तो ये मामला भी यहां पे रोक देते हैं, और खबरें हैं कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक और चीज है नाज़रीन, ये हुकूमती सहाफी बेचारे बावले हुए पड़े, रोजाना लिख देते हैं, बोल देते हैं कि इमरान खान खत्म शुद्ध, इमरान खान की सियासत खत्म हो गई, पीटीआई खत्म हो गई, लेकिन फिर रोजाना उसी पीटीआई के बारे में प्रोग्राम भी करते हैं, उसी के बारे में खबरें भी करते हैं, सारा दिन उसी पार्टी को, उसी लीडर को डिस्कस करते हैं, और शाम को एक ट्वीट करके सो जाते हैं कि इमरान खान खत्म हो गया। तो मेरा ना वैसे एक मशवरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वो इन्हीं सहाफियों के जब प्रोग्राम में जाएं तो जब भी ये सहाफी कोई पॉलिटिकल सवाल पूछें तो इनको चाहिए मौसम पे बात करें, एंटरटेनमेंट पे बात करें, फैशन पे बात करें, म्यूजिक पे बात करें, सियासत पे बात ही ना करें। जब ये एंकर सवाल करे तो इनको जवाब दें कि यार वो तो खत्म हो गया, आपने खुद लिखा था खत्म शुद्ध, तो जो खत्म शुद्ध हो गया तो उस पर आप सवाल क्या करते हैं, छोटे दफा करें, आए म्यूजिक पे बात करते हैं। इनको जरा आईना दिखाना चाहिए एक पॉलिटिकल पार्टी को। आप ये कैसे कह सकते हैं कि खत्म शुद्ध? यानी इतने बुरे हालात हैं पीएमएलएन के, बेड़ा गर्क हो गया उनका आवाम के अंदर, आज तक हमने किसी ने नहीं कहा कि खत्म शुद्ध। हाँ, ये कि उन्होंने अपनी सियासत तबाह कर दी, बर्बाद कर दी। और मैं बार बार ये कहता हूं कि नवाज शरीफ के पास चांस एक ही है कि वो अवामी मैंडेट वापस करें। एक ही चांस है कि वो कौम से माफी मांगे, वो कहे जी ठीक है अवामी मैंडेट है, मैं अपने वापस अपने मौके पे जाता हूं और मैं वही बात करूंगा जो हक वाली बात है, आओ बैठो बैठ के एस्टेब्लिशमेंट को सियासत से बाहर निकालते हैं, फिर तो मियां साहब की बात बन जाएगी। नाज़रीन, यहां पे शेर अफजल मरवत ने एक स्टेटमेंट दिया अलीमा खान के बारे में, अलीमा खान साहबा ने एक स्टेटमेंट दिया शेर अफजल मरवत के बारे में, और ये जो स्टेटमेंट है ये बढ़ते जा रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, शेर अफजल का अलीमा खान के बारे में, अलीमा खान का शेर अफजल के बारे में। लेकिन इसमें एक स्टेटमेंट आ गया बीच में अदील हबीब साहब का। अदील हबीब साहब जो हैं वो जर्नलिस्ट हैं और सियासत.pk को ओन करते हैं। ये पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं और अमेरिका में या कनाडा में है गलबन आजकल। और इन्होंने एक बात बताई शेर अफजल मरवत के बारे में, मैं हैरान हो गया सुन के। यानी इन्होंने कहा कि पिछले दिनों अमेरिका में आया हुआ था, क्योंकि अलीमा खान साहबा का एक ट्वीट है वो फौजिया सिद्दीकी साहबा ने किया, जिसमें अलीमा खान साहबा का जो स्टेटमेंट है वो ये कह रही है कि शेर अफजल मरवत जैसे बेशरम लोगों को टीवी पर भेजकर कहा जाता है कि इमरान खान की फैमिली को अटैक करो, झूठे इल्जामात लगा दो। ये जनाब अलीमा खान, शेर अफजल मरवत साहब ये कहते हैं कि अलीमा खान एस्टेब्लिशमेंट की बंदी है और एस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें लॉन्च किया हुआ और वो एस्टेब्लिशमेंट से फायदे उठा रही। हालांकि अगर एस्टेब्लिशमेंट, फिर इसका मतलब है एस्टेब्लिशमेंट तो एंटी आसिम मुनीर है, क्योंकि अलीमा खान तो ये वाहिद वो खातून है जो बाहर आकर आसिम मुनीर का नाम लेती हैं और पैगाम इमरान खान का पहुंचाती हैं खुलकर। तो ये कैसी एस्टेब्लिशमेंट से डील है कि उनके आर्मी चीफ का ही नाम लेती हैं बार बार। बहरहाल ये मरवत साहब की अपनी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन ये अदील हबीब साहब ने बड़ी खौफनाक बात की है। और क्योंकि उन्होंने ये बात ऐसे मुल्क में बैठ के की है जहां पे शेर अफजल मरवत साहब चाहें तो जाके चैलेंज कर सकते हैं अदालत में कि ये मेरे खाते में बात क्यों डाली गई है। लेकिन अदील हबीब साहब क्योंकि जर्नलिस्ट हैं, उनको इस बात का आइडिया है कि जो उन्होंने बात की उसकी गवाहियां उनके पास मौजूद होंगी, और गवाहियां मौजूद होने की वजह से उन्होंने उस सरजमीन पर बैठ के ये बात कर दी है। उन्हें पूरा यकीन है कि शेर अफजल मरवत उन्हें अदालत में चैलेंज नहीं करेंगे, वरना इस तरह के मामले में अदालत में चैलेंज किया जाए तो मुसीबत बन सकती है। लेकिन उन्होंने कहा क्या, वो बताते हैं जी कि पिछले दिनों अमेरिका में आया हुआ था और ऐसी मुगल्लज़ात फैला रहा था कि बयान करना भी मुमकिन नहीं है। कहता है कि इमरान खान की नजर बुशरा बीबी की बेटी पर थी। ये बड़ी नीच बात है अगर किसी ने भी की है तो। बुनियादी तौर पर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों में इमरान खान के खिलाफ जहन साजी की कोशिश कर रहा है। ये जनाब अदील हबीब साहब ने की है, मैं बात दोहराना भी नहीं चाहता, बड़ी मायूब बात है। लेकिन अगर ये बात गलत है तो शेर अफजल मरवत साहब जाके वहां
अदालत से रुजू कर सकते हैं जहां पे अदील हबीब साहब मौजूद हैं। और अदील हबीब साहब ने अगर वहां गवाह पेश कर दिए जिनके सामने शेर अब्दुल मरबत साहब ने ये बात की, तो वो एक नई मुसीबत बन जाएगी। बहरहाल एक और खबर है, उस पर चलते हैं नादरीन। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है नादरीन। खबर यह है कि बाजोड़ से एक जरगा बना था जो तालिबान के साथ, टीटीपी के साथ मुज़ाकरात कर रहा था, बातचीत कर रहा था। अभी तक ये किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे, लेकिन ये अमन लाने के लिए इन्होंने बातचीत जारी रखी हुई है और 7वां राउंड इनका मुकम्मल हो गया। ये इतनी मेहनत कर रहे हैं, इनमें बहुत सारे बुजुर्ग लोग भी मौजूद हैं, उलमा इकराम भी मौजूद हैं, इलाके की बात सर कुछ शख्सियात है कहा जाता है वो लोग भी हैं, और ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह तालिबान के साथ इनके मामला तय पा जाएं और ये खित्ता अमन का गहवारा बन जाए। बाजोड़ के लोगों ने बहुत तकलीफ बर्दाश्त की है और वो एक बड़े मिलिट्री ऑपरेशन के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, क्योंकि उसे बड़े पैमाने पर नकल मकानी होती है, लोगों का बहुत नुकसान हो जाता है और दहशतगर्दी खत्म भी नहीं होती। अब उसमें यह कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान हुकूमत से भी दरखास्त कर रहे हैं कि अपना किरदार अदा करे और इस मसले को हल करवाए। ये जिरगा के सरबराह हारून रशीद साहब ने ये स्टेटमेंट दिया है। मेरी दुआ है कि अमन के लिए जो भी मुज़ाकरात हैं वो कामयाब हों और पाकिस्तान जो है वो मजीद लड़ाई से महफूज रहे। नादरीन, मरी के रस्ते के अंदर रेडियां वड़ियां लगी होती हैं। आपने कभी अगर आप घूमने के लिए मरी जाएं तो रस्ते में कुछ छलियां बेच रहा है, कोई नारियल बेच रहा है, कोई और चीज बेच रहा है। इन रेडी वालों को भी बाउंड कर दिया गया है कि आपने अपनी रेडी अगर यहां पे लगा के रखनी है, वरना रेडी उठा के फेंक देंगे। अगर रेडी यहां पे आपने लगा कर रखनी है तो उसके ऊपर मरियम नवाज का फोटो लगाओ। अब वो बेचारे ला के फ्लेक्सें उनको दे दी गई है। वो बेचारा कोई जूस बेच रहा है, कोई कुछ और बेच रहा है, कोई नारियल पानी बेच रहा है, कोई जो है वो वहां पे छलियां बेच रहा है, भुट्टे, वो उन सबके ऊपर मरियम नवाज के फोटोज ला के लगा दिए। कैसी नरगसियत है, पागलपन है कि ये खातून यहां से गुजरती है, लिहाजा इसके फोटो यहां पे भी चिपका दो। लोग यहां पे सेहत के लिए आते हैं पंजाब से, यहां पे भी शक्ल दिखाओ। इनको इस बात का आइडिया नहीं है कि जितना ज्यादा जबरदस्ती आप लोगों को अपने मुंह दिखाते हैं, लोग उतना ज्यादा आपसे चिढ़ते हैं, उतना ज्यादा परेशान होते हैं लोग कि यार ये क्या है, जहां जाओ ये शक्ल नजर आती है। फॉर गॉड से इस नरगसियत से, इस पागलपन से पंजाब को छुटकारा दिलवाया जाए। जिन लोगों ने लाकर ये तोहफे मुसल्लत किए हैं वो एक दफा बैठकर ठंडे दिल से सोचें कि ये आपने किया क्या कौम के साथ। भाई क्या ऐसा गुनाह कर दिया था पंजाब के शहरियों ने, या क्या ऐसा गुनाह कर दिया था पाकिस्तानियों ने कि आपने लाकर ये मुसल्लत कर दिए ज़हनी मरीज जिनको अपनी शक्ल के अलावा अपनी शक्ल से बाहर दिखाई कुछ नहीं देता। एक पागलपन है जो चल रहा है, जिसे मुसल्लत किया गया है। नाज़रीन, कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर का ओहदा जो है वो भी खाली हो गया। उमर अयूब साहब को आपको पता है फारिग कर दिया गया। अब वो अपोजिशन लीडर थे, उनका ओहदा भी फारिग हो गया। ये मामला भी कोर्ट में जाएगा, आगे बढ़ेगा, देखते हैं क्या होगा। लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त असेंबली के साथ किया जा रहा है। एस्टेब्लिशमेंट ने हर चीज को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। एक और खबर आई है नाज़रीन, खबर यह है कि 2050 अरब रुपए से जायद की संगीन बेज़ाब्तियां हुई हैं पेट्रोलियम के शोबे में। पाकिस्तान में कोई ऐसा शोबा, कोई ऐसी चीज नहीं बची जहां पे इन्होंने दो नंबरी और घटियापन ना किया। लगातार कर रहे हैं। एक आपको इंटरनेशनल फ्रंट से खबर देता हूं, बहुत सारी आई हुई है खबरें, तो बैनुल अक़वामी बहुत जमा हुई है, फिर आपको बताऊंगा। लेकिन ये खबर आप देखेंगे अज़रबैजान और आर्मीनिया, इनकी अगर आप लड़ाई देखें ना कब हुई है, तो इनकी लड़ाई खत्म हुए भी चंद साल गुजर गए हैं। जी नाज़रीन, ये अज़रबैजान और आर्मीनिया की जो लड़ाई है उसे खत्म हुए अभी चंद साल गुजर गए हैं, और इसका जो नतीजा है वो भी निकल आया था। यानी अज़रबैजान ने आर्मीनिया से अपना इलाका काराबाग जो है वो आजाद करवा लिया था, लेकिन एक बॉर्डर पे एक टेंशन है वो रहती है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप ने इनकी भी सुलह करवा दी है, और ये इन दोनों मुल्कों ने भी कह दिया है जी डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज दिया जाए। ये पुरानी जंगें जो हैं, पुराना हुक्का ताज़ा करके भी कोशिश की जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है उनको नोबेल का पीस प्राइज दिलवाया जाए। ये मुझे लगता है उन्हें बहुत शौक है। मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप की ये ख्वाहिश है कि उन्हें अमन का नोबेल इनाम दिया जाए। और सबसे पहले क्योंकि पाकिस्तान ने कहा था अगर डोनाल्ड ट्रंप को ये इनाम मिलता है तो डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान से, खासतौर पे फील्ड मार्शल से तो बहुत खुश होगा, और फील्ड मार्शल फिर से अमेरिका के दौरे पर और फिर से मुलाकात की उम्मीदें। तो एक तो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के अमेरिका के साथ ताल्लुकात हमेशा अच्छे रहे हैं, लेकिन इस मरतबा इसका फायदा मौजूदा फील्ड मार्शल को और मौजूदा हुक्मरानों को हो रहा है, लेकिन पाकिस्तानियों को नुकसान ही नुकसान है, कोई फायदा नहीं हो रहा। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा। अपने इस चैनल का भी